हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच से प्रयागराज से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये सारी क्लासें आपकी अभी जागृति चल रही है। जैसा कि आप सभी के बीच ज्वालामुखी वाला पोर्शन पहुंच चुका है कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, वहां से हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न 100% आते हैं, कभी कभी तो 4 आ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि एक साथ 4 कैसे प्रमुख ज्वालामुखी से सिर्फ आ जाएंगे, क्योंकि मिलान करने के लिए दे दिया जाता है ना, और आप समझ नहीं पाते हैं। और कि आप तो कहेंगे एक ही एग्जाम में आया ना, एक नहीं आता, फिर वो 4 आते हैं, क्योंकि 4 प्रमुख मतलब 4 मिलान करने के लिए दिया जाएगा। कौन सा मुख्य ज्वालामुखी या कौन सा ज्वालामुखी किस देश का है, कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है, कौन सा ज्वालामुखी प्रसुप्त है, कौन सा ज्वालामुखी शांत है। तो इस तरह के अगर मिलान में आ गए तो फिर 4 आ गए ना। तो इसलिए वो अगर वीडियो किसी ने नहीं देखा तो जरूर देख लेंगे। आइए अपनी क्लास शुरू करते। आज आपके सामने हम सन सूर्य पढ़ाएंगे, कैसे सूर्य होता है, कैसे सूर्य को हम समझा सकते हैं। क्या आप सभी के दिमाग में हम सूर्य को बैठा सकते हैं? जो हमारे सूर्य भगवान है, क्या हम इनके बारे में आप सभी के सामने संपूर्ण जानकारी रख सकते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम में आने वाली है। ठीक है ना। तो आप सभी लोग शानदार तरीके से इस क्लास को अटेंड करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, उस पर कमेंट करें, उसे सब्सक्राइब करें। मतलब चैनल को आप जितना ग्रो कराएंगे उतनी ही अच्छी चीजें यहाँ परोसा जाने का पूरा भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। देखिए आप सबके सामने एक बेहतरीन लाइन लिखी है। अब यहाँ पर लिखा है कि अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ। अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ कि मुझे यूपीपीसीएस निकालना है तो मतलब निकालना है, मुझे यूपीआरओ निकालना है तो मतलब निकालना है, मुझे केवीएस निकालना है तो मतलब निकालना है। आप उस लक्ष्य के पीछे यूं हाथ धोकर पड़ जाओ जैसे आप किसी दुश्मन के पीछे हाथ धोकर पड़ते हो कि इसे मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा या रहूंगी। तो उसी तरह आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसके पीछे एकदम खड़े हो जाएं। चलिए फिर देखना, सफलता आपके अवश्य ही कदम चूमेगी। अगर आप हाथ धोकर पीछे पड़ोगे ना, जैसे यहाँ लिखा है कि उस लक्ष्य के पीछे इतना पढ़ो, जैसे हाथ धोकर पड़ जाओ, दिन रात पढ़ाई कर लो। तो आप कहेंगे कि दिन रात पढ़ेंगे तो सोएंगे कब, खाएंगे कब? अरे उन समय को छोड़कर बाकी आप समय पर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना। पढ़ाई करना बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग पढ़ाई पर घुस गए फिर उनके लिए कठिन कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये चीजें जैसे मैं आपके सामने परोसने का प्रयास करती हूँ कि कहाँ से कितनी अच्छी चीजें खोज कर लाया जा सके, उसी हिसाब से आप पढ़ाई पर देखें कहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं। कौन सी पुनरावलोकन लगाएं, घटना चक्र की ही लगाएं कि यूथ की लगाएं कि केबीएस की लगाएं, कौन सी लगाएं घटना चक्र की हमें ज्यादा एग्जाम के ओरिएंटेड के हमें ज्यादा लाभ दे सके, कहां पर ज्यादा व्याख्या दी गई है, कहां से ज्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं। आइए आज जैसे मैंने आप सभी के बीच बात रखी कि आपके सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही ये टॉपिक है, जिसे विश्व का भूगोल कहते हैं। आज देखना मैं आपको क्या क्या बताती हूँ। देखो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि कोर को क्या कहते हैं? कोर को हिंदी में कोड कह देते हैं ना, क्रोड कह देते हैं। ठीक है। विकिरण मंडल जिसे हम लोग रेडिएटिव जोन कह देते हैं, संवहन मंडल जिसे हम लोग कन्वेक्टिव जोन कह देते हैं, प्रकाश मंडल जिसे हम लोग फोटोस्फीयर कह देते हैं। ठीक है। वर्ण मंडल जिसे हम लोग क्रोमोस्फीयर कह देते हैं, किरीट जिसे हम लोग कोरोना। अब बीमारी वाला कोरोना मत समझिएगा कि आपकी जो कोरोना काल आया था, जो कोरोना पीरियड अभी बीत चुका है और एक बार फिर से शायद ऐसी चर्चा पर चर्चा चल रही कि आप सभी के बीच एक बार फिर से कोरोना आने वाला है। तो आप सभी लोग सतर्क रहे, ठंड बहुत ज्यादा है जबरदस्त तरीके से। और देखिए सन में आज हम क्या क्या पढ़ाएंगे। सूर्य में सूर्य की संरचना बताएंगे, सौर ज्वाला बताएंगे, सौर कलंक बताएंगे। ठीक है। तो आप सभी इसके सामने क्या क्या देख सकते हैं। देखिए डायग्राम के सहायता से आपको बताया जाएगा सूर्य कैसे है, ये आपका क्रो और कोरोना, ये सब संरचनाएं कैसी हैं, तो आप सभी को बताएंगे। अब आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे, ये आग लगाने वाला आप सभी के बीच में वीडियो होने वाला है, तो इसलिए आप जरूर इसे देखें।
आगे बात देखिए, हाँ मैंने इसे यहाँ पर इसलिए डाल रखा कि यूपीपीसीएस 2023 की परीक्षा तारीख आ चुकी है और आरओ की कोई तारीख नहीं आई, तो इसका एग्जाम कब, मतलब प्रश्न चिन्ह लगा इसका एग्जाम कब, तो वहां पर जो आरक्षित तारीखें दी गई उसी के बीच कभी ना कभी ये हो जाएगा। तो अप्रैल में हो सकता है, मार्च अप्रैल फरवरी मार्च तक तो नहीं होगा, लेकिन अप्रैल में भी 2-3 डेटें दी गई हैं, तो वहां हो सकता है मई में भी नहीं होगा, फिर या तो आपका जून या जुलाई में जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम तैयारी में लग जाइए, एकदम घुस जाइए, ठीक है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबके सामने है सूर्य। क्या है? सूर्य। देखिएगा सूर्य है, मैंने कहा सूर्य, ठीक है, जिसे इंग्लिश में सन कहते हैं। सूर्य एक प्रकार का, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य आपका एक तारा है। अब समझना, सौर मंडल, सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। कैसे सौर मंडल का प्रधान है? देखिए सूर्य क्या है? आपका सौर मंडल का प्रधान है, बाकी इसके इर्द गिर्द क्या है? ग्रह हैं, और सबसे बड़ा कौन सा है? यही सूर्य है। मतलब सारे ग्रह, अब मैं यहाँ पर आपको एक बार उदाहरण के लिए कुछ चीजें ले लेती हूँ और फिर जैसे इनका काम आएगा मैं बताती हूँ। देखिए यह हमारी आकाश गंगा, यह दुग्ध मेघला जिसे मिल्की वे कहते हैं, के केंद्र से लगभग 26,000 वर्ष प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। देखिए हमारी आकाश गंगा ये है, क्या है? हमारी मिल्की वे ये है, और इसी के कितना, देखिए कितना ऐसे ऐसे, और कितना कहा गया? 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। तो हमारा सन यहाँ पर स्थित है। क्या स्थित है? हमारा सन यहाँ पर स्थित है। और देखिए इसको जब इसकी क्या कहते हैं? इसकी घूर्णन गति करते हैं। देखिए आप, सूर्य हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड, कितना? प्रति सेकेंड है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब इतनी बड़ी आकाश गंगा है कि उसकी 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड से परिक्रमा कर रहा है, और हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये सवाल, ये भी पूछा जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये 30,000 लिखा है, इसीलिए यहाँ पर लगभग लिखा है, लेकिन आपके विकिपीडिया में 26,000 ही लिखा है, इसलिए मैंने 26,000 मेंशन किया, ठीक है ना। देखिए तो कितना 25 करोड़ वर्ष में एक बार चक्कर लगा पाती है। क्या? सूर्य को लगभग एक परिक्रमा करने में कितने? 25 करोड़ वर्ष लगती। अब सोचिए ये कितनी बड़ी होगी आपकी आकाश गंगा, जिसे हम लोग, हमारी आकाश गंगा कौन सी है? दुग्ध मेघला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेखला, दुग्ध मेखला, जिसे हम लोग मिल्की वे कहते हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग इतनी बात समझ गए होंगे, और जिन लोगों ने समझ लिया है तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इन सभी चीजों से, ठीक है ना। देखिए सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य जो है ना अपने अक्ष पर, अब इसके अक्ष पर कैसे घूमता है? अब मान लीजिए ये सूर्य है, और मैंने बताया पूरब ये होता है, पश्चिम ये होता है, उत्तर ये होता है, और दक्षिण ये होता है। तो सूर्य कैसे घुमा? अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूमता है, ठीक है ना। ये पूरब है तो पूरब से पश्चिम घूमता है। कैसे घूमता है? पूरब से पश्चिम घूमता है, ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूमता है, ना कि पश्चिम से पूरब, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती। याद रखिएगा हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब घूमती, लेकिन सूर्य हमारा पूरब से पश्चिम घूमता है, ठीक है ना। याद रखना है ये पॉइंट आपको। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। आइए अगला देखते हैं। देखिए अब आपके सामने, जैसे मैंने कहा कि इसीलिए मानचित्र का प्रयोग किया है मैंने, कि आपको किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन न रहे, कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर से पढ़ना। परिभ्रमण का रोटेशन क्या होता है? रोटेशन। देखिए यहाँ पर कहा गया किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। अब मान लीजिएगा आप ग्लोब ले ले, अब ग्लोब को मान लीजिए आप ग्लोब ले लिए, अब ग्लोब को आप घुमाएंगे तो वो अपने अक्ष पर ही घूम रहा है। मान लीजिए ग्लोब है, ठीक है ना। अब इसको आप घुमा रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? इसको आप घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये अपने अक्ष पर ही घूम रहा है, ठीक है ना। ये नहीं कि किसी और के अक्ष पर आसपास घूम रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर इसीलिए ग्लोब का मैंने मतलब पृथ्वी का प्रयोग किया। देखिए ये आपकी पृथ्वी है, और मैंने क्या किया? इसको अपनी धुरी
पर क्या करना है, घूमना है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, अपने ही अच्छे पर ये घूम रही है, ठीक है, अपने अच्छे पर, ये याद रखना है। देखिए परिक्रमण क्या होता है, जैसे आप लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर मस्जिद जहां पर भी आप जाते हैं तो आप परिक्रमण करते हैं, ना कि परिभ्रमण करते हैं। क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, ठीक है ना। जैसे कहेंगे कि 3 से 4 कोई 5 बार परिक्रमण कहेंगे, चलिए परिक्रमण कर लिया जाए ना। तो कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने वाली क्रिया को ही उसका परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर होना आप सीखे। अब जैसे देखिए ये आपका क्या है, ये आपका सूर्य है, ये जल रहा है ना। अब सूर्य के जितने भी ग्रह हैं, सूर्य के आसपास क्या है, ग्रह हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। किसका, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ना कि अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पर सूर्य देखिए, अब क्या होगा, सौर मंडल का जो सूर्य है सौर मंडल में, तो वो एक जगह स्थिर है और इसके आसपास क्या हो रही है, परिक्रमण हो रही है ना कि परिभ्रमण। अब ये क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसके चारों तरफ ये घूम रहा है, ठीक है ना। इसके क्योंकि केंद्र इसको बनाया गया, मतलब सूर्य को केंद्र बनाया गया है और उसके तरफ आपके ग्रह क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं ना, घूम रहे हैं ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि परिक्रमण क्या होता है। जैसे आप सभी लोग साधारण भाषा में समझे कि जब आप मंदिर जाते हैं तो आप परिक्रमण करते हैं, ठीक है ना, परिभ्रमण नहीं करते हैं, परिक्रमण करते हैं। लेकिन जब आप सूर्य ग्रहण को सूर्य चढ़ाते हैं तो आप परिभ्रमण करते हैं, क्योंकि आप अपने से ही घूमते हैं। क्या करते हैं, अपने पर ही घूमते हैं, ना कि किसी को केंद्र मानकर। अब समझ में आया, उदाहरण अच्छा था ना। सूर्य को जब सुबह सुबह जल चढ़ाकर घूमते हैं लोग, ऐसे करके घूमते हैं ना, तो क्या होता है, आप परिभ्रमण कर रहे हैं। और जब किसी को केंद्र बनाकर घूमते हैं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे कभी कभी खेल खेल में भी हम लोग घूमते हैं कि गोले में बैठा दिया गया और इनको चक्कर लगाना है, तो ये भी क्या होगा, आपका परिक्रमण होता है, ठीक है ना। समझ में आई बात, आ गई होगी। मैंने इसीलिए इन सब मानचित्रों का प्रयोग किया है। आइए देखते हैं सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। सूर्य से सूर्य की पृथ्वी से, अब सूर्य की पृथ्वी से कितनी है, तो अब यहाँ औसत दूरी कही गई है कि 14 या आप इसे 15 करोड़ किलोमीटर मान लें। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो इतनी है, ठीक है। अगला कहा गया सूर्य का व्यास इतना 13,92,000 किलोमीटर है। कितना है, 13,92,000। दोनों बातें याद रखेंगे, अक्सर पूछ ली जाती हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, मैंने पहले ही बताया। सूर्य अपने अक्ष पर क्या होता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप ऐसे हैं तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमेगा, ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। अगर हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है तो सूर्य इतना बड़ा होगा, और इससे भी बड़ा, मतलब 109 गुना बड़ा है, ठीक है ना। आपको बात समझ में आ गई होगी। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है, तो आप कहेंगे नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। अभी आपको पता चलेगा कि नाभिकीय संलयन से ही कैसे होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आपको हर एक डाउट से दूर किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 71% पाया जाता है। हीलियम आपका 26 पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि ये पेन चल गया, 26 पॉइंट है। क्या है, 26 पॉइंट है, 26.5 पाया जाता है। अदर आप यहाँ पर लिख लें, अदर अन्य गैसें जो होंगी वो 2.5% पाई जाती हैं, ठीक है। 2.5% आपके सूर्य में पाई जाती हैं। आइए, जैसे मैंने बताया कि आप सभी लोगों को क्या करना है, सूर्य की संरचना कैसी होती है। देखिए, सूर्य की संरचना 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सूर्य की संरचना को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है और इसीलिए सूर्य इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए सूर्य से प्रश्न आते हैं। तो सुनिए कौन कौन से हैं। देखिए, आंतरिक संरचना कितनी है, तो आप कहेंगे 3 है। बाह्य संरचना कितनी, तो आप कहेंगे 3 है। तो दोनों संरचनाएं कितनी कितनी है, 3 संरचनाएं। आइए देखते हैं। पहली देखिए, जो आंतरिक संरचना है वो कौन कौन सी है, देखिए कौन कौन सी है। तो आपकी आंतरिक संरचना पहली हो गई कोर, जो एकदम मध्य में, मतलब केंद्र में ही
पाया जाता है, क्या, कोर, ठीक है, जिसे हिंदी में क्रोड भी कह देते हैं, ठीक है। अगली आपकी संरचना होती है विकिरण मंडल। कौन सी होती है, विकिरण मंडल। ये क्या होती है, कोर को चारों तरफ से घेरे रहती है, ये क्या है, विकिरण मंडल है, जिसे हम लोग रेडिएटिव कहते हैं, रेडिएटिव जोन कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका विकिरण मंडल है। फिर उसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन, ठीक है, जिसे हम लोग संवहन मंडल कहते हैं। तो इसके ऊपर वाला जो जोन होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, संवहन मंडल कहते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले कोर आता है, फिर उसके बाद विकिरण मंडल आता है, फिर उसके बाद संवहन मंडल आता है। तो ये तीन मंडल आपके आंतरिक मंडल होते हैं। कौन से, ये तीन आपके आंतरिक मंडल होते हैं। देखिए बाह्य मंडल कौन कौन से तीन होते हैं। तो पहला आता है फोटोस्फीयर, जिसे हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। देखिए यहाँ पर फोटोस्फीयर है, ठीक है, ये फोटोस्फीयर। फिर आता है क्रोमोस्फीयर, जिसे वर्ण मंडल कहते हैं। देखिए ये आपका क्रोमोस्फीयर आता है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में वर्ण मंडल कहते हैं। आपको ये याद करने पड़ेंगे कि आंतरिक तीन संरचनाएं कौन सी, तो आप कहेंगे कोर के बाद आप कहेंगे संवहन मंडल, विकिरण मंडल, और फिर उसके बाद कहेंगे संवहन मंडल, ठीक है। और बाह्य आक्रमण में सबसे पहले कौन आता है, प्रकाश मंडल, फिर आप कहेंगे वर्ण मंडल, और फिर आता है आपका कोरोना, जिसे हम लोग किरीट कहते हैं। क्या आता है, ये सबसे बाह्य है आपके। तो बाह्य भाग, सबसे बाह्य भाग कौन सा होगा, तो कोरोना। अब कोरोना आने वाला ये बीमारी वाला कोरोना नहीं है, ठीक है, वो ताज वाला कोरोना, ठीक है ना, ताज वाला कोरोना, उसके भी है, इसी तरह संरचना बनी हुई है, इसीलिए कोरोना का नाम यहीं से उठाया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, तो आप देख लीजिए। आंतरिक में तीन मैंने कौन बताया, एक कोर बताया, जिसे कोर कहते हैं, विकिरण बताया, संवहन बताया। बाह्य में मैंने बताया प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, और क्या, कोरोना बताया, ठीक है। आइए देखते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं कोड, जिसे वायुमंडल मतलब आंतरिक मंडल की पहली संरचना। देखिए सूर्य को केंद्रीय भाग को, जो सूर्य का केंद्र वाला भाग है, ये देखिए ये क्या है, इसी को क्रोड कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कोर कहा जाता है, ठीक है। कहलाता है। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है तापमान, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे यहाँ पर सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, न गैस में, न द्रव में, न ठोस में, ठीक है, प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। याद रखना है, पाए जाते हैं। यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए नाभिकीय संलयन कहाँ से प्राप्त होती है, आपके यहाँ से, सूर्य से ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर कितना तापमान होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कैसा पदार्थ पाया जाता है, तो प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है, न ठोस में, न द्रव में, न आपके गैस में, ठीक है ना, न द्रव में, न गैस में, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आइए देखते हैं अगला जोन, विकिरण जोन। विकिरण जोन को क्या कहते हैं, देखिए सूर्य का यह जोन कोर को चारों ओर से ढके हुए है। तो देखिए ये सूर्य है, ये आपके सूर्य का जो कोर है, तो सूर्य का जो कोर है, सूर्य का जोन कोर जो है, इसको क्या करता है, चारों ओर से ढक लेता है। कौन सा, विकिरण जोन, ठीक है। तो विकिरण जोन जो कोर को चारों तरफ से ढक ले, उसी को विकिरण जोन। क्रोड से निकली हुई ऊर्जा आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है, ठीक है। कैसे पहुंचती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। जैसे एक्सरे, गामा किरणें, फोटॉन, ये सब कैसे क्रोन से, जब कोर से निकलती हैं आपकी, तो जो किरणें निकली तो यहाँ पर कैसे पहुंचती है, विद्युत चुंबकीय के तौर पर पहुंचती हैं, ठीक है। जैसे एक्सरे, गामा किरणें, फोटॉन, ये सारी, ठीक है। आइए देखते हैं वहन मंडल। संवहन मंडल क्या होता है, यहीं से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। इस जोन में हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं और इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। देखिए
ये आपका कोर हो गया, ये आपका विकिरण वाला हो गया, और ये आपका संवहन कंजर्वेशन जिसे कहते हैं, कन्वेंटिव जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहीं से क्या होता है, यहीं से आपकी ऊर्जा आगे की ओर बढ़ने लगती है, ये है, ठीक है ना। आप ध्यान देंगे इन सभी बातों, ये कोर हो गया, और इसी को, इनको क्या कहा जाता है, इनको विकिरण, यहाँ से चुंबकीय के तौर पर निकलती चुंबकीय ऊर्जा निकलती है, जैसे एक्स रे, गामा रे, फोटॉन, इस तरह के, और फिर यहाँ से संवहन करके इस वाली परत से, संवहन विकिरण से, संवहन मंडल से आगे की तरफ, इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है, ठीक है। इससे बेहतर आपको कोई समझा नहीं सकता जहां तक मैं समझती हूँ। आइए आगे देखते हैं। प्रकाश मंडल क्या है? यह सूर्य का वह भाग है जो दिखाई तो देता है, इस जो हमें दिखाई देता है। देखिए, प्रकाश मंडल किसे कहते हैं? प्रकाश मंडल या सूर्य का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है, इसे दृश्य भाग कहते हैं। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। कितना होता है इसका तापमान? तो आप कहेंगे इसका जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए कैसे, वो तो प्रकाश मंडल हो गया। आप जान रहे हैं प्रकाश मंडल में हमें चीजें दिखाई देती हैं, जो कोरोना, जिसे हम लोग कोरोना कहते हैं, जो कोरोना जो एकदम बाह्य आक्रमण, वही हमें दिखाई देता है मात्र, ठीक है ना, और कुछ हम लोग नहीं देख पाते। आइए अभी बताते हैं। देखिए, सौर कलंक क्या है? खूब पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप डाल लेंगे इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट में सौर कलंक। देखिए, सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। देखिए, इस तरह के काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग सौर कलंक कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है। सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण की वजह से कुछ काले धब्बे बन जाते हैं, और इनका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि इनका जब ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाता है तो यहाँ पर दाग धब्बे बन जाते हैं, ठीक है ना। अब कोई चीज आप जब स्थानांतरित करेंगे तो कुछ ना कुछ अंश उसका कहीं ना कहीं छूट जाता है। आप सभी लोगों को पता है ये सारी चीजें ना। तो क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर छूट जाती, मतलब दाग धब्बे बन जाते हैं ऊर्जा का स्थानांतरण करते कर, क्योंकि ये इतनी तेजी से जल रहा होता है कि आप सभी लोग, मतलब अब 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है, हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है हाय गर्मी है ना, हाय गर्मी होती ना, कह रहे इतनी गर्मी। तो इसी तरह यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस में आप सोच सकते हैं, ठीक है। सौर कलंक की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि तथा कमी होती है। हर 11 वर्ष का चक्र चलता रहता है, तो इसमें क्या होता है, वृद्धि होगी या तो कमी होगी। क्या होती है, वृद्धि होती है या फिर कमी होती है, ठीक है, हर 11 वर्ष के चक्र में, ठीक है, हर 11 वर्ष के चक्र के दौरान ही ऐसा होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है वर्णमंडल। वर्णमंडल क्या है? देखिए आप, वर्ण या प्रकाश मंडल के ऊपर का अवतरण होता है, इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहा जाता है, ठीक है। वर्णमंडल किसे कहते हैं? इसे कहते हैं जिसे हम लोग क्रोमोस्फेयर कहते हैं, ठीक है ना, क्रोमोस्फेयर। तो यह प्रकाश मंडल, जो प्रकाश मंडल मैंने पीछे पढ़ाया आपको, फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल के ऊपर का अवतरण होता है। देखिए, ये मैंने बताया था ना, प्रकाश मंडल, देखिए पहले कोर हो गया, फिर आपका यहाँ पर विकिरण हो गया, फिर यहाँ पर आपका संवहन हो गया, और संवहन के ऊपर क्या आता है, फिर फोटोस्फेयर आता है। अब फोटोस्फेयर के बाद क्या आएगा, तो क्रोमोस्फेयर, जिसे हम लोग वर्णमंडल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, फोटोस्फेयर को क्या क्या, ये प्रकाश मंडल के ऊपर का अवतरण होता है, तो इसके ऊपर का अवतरण क्या है, ये है, ठीक है, क्रोमोस्फेयर, जिसे वर्णमंडल कहा जाता है। ये सूर्य का वायुमंडल भी कहलाता है, यही सूर्य का वायुमंडल कहलाता है। कौन कहलाता है? क्रोमोस्फेयर, जिसे वर्णमंडल कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। देखिए, सौर ज्वाला क्या है? सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाले वे विस्फोट हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और लपटों के समान दिखाई देते हैं, इन्हीं को सौर ज्वाला कहते हैं। देखिए, यहाँ पर अत्यधिक क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ताप होता है। आप जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर अत्यधिक विस्फोट है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, और यहीं पर ये देखिए ज्वाला, जैसे मैंने दिखाया है, तो ये क्या होती है, ज्वाला निकलती रहती है यहाँ से, ठीक है, इन्हीं को
सौर ज्वाला कहते हैं। जो सौर ज्वाला दिखाई देती हैं, देखिए लपटों के समान दिखाई देती है, उन्हीं को सौर ज्वाला कहा जाता है। ये लपटें आपको दिखाई दे रही है ना, ये लपटों की तरह किस तरह ये लपट निकल रही हैं, तो इन्हीं को हम सौर ज्वाला कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है सौर ज्वाला को, हाँ देखिए अब सौर ज्वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं और इसको समझने के लिए ही इतना यहाँ आगे से लेकर पीछे तक आया जाता है कि आपको हर एक चीज हर एक प्रकार से समझ में आए। चलिए देखिए सौर ज्वाला, जो आपका ये सौर ज्वाला है को उत्तरी ध्रुव पर, अब क्या है देखिए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव होगा और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होगा, तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में इनका अलग अलग नाम है। अलग अलग क्या नाम है देखिए, यहाँ पर जो नाम है इसको याद करना ज्यादा आसान, एक याद करिए और दूसरे को वहां उत्तरी वाला नहीं याद करिए। तो औरोरा, औरोरा, औरोरा ऑस्ट्रेलिस, जो दक्षिणी ध्रुव में होता है तो उसे क्या कहते हैं, अरोरा, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, और जो उत्तरी ध्रुव में होता है उसे बोरियालिस कहते हैं, तो अरोरा बोरियालिस कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आनी चाहिए। और क्यों आनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न हर बार हर एग्जाम में लगभग बार बार पूछा जाता है। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लें कि जितनी बार ये पूछा गया है हर बार बच्चों का गलत होता है। तो कैसे याद रखें, आप वर्ल्ड मैप देखें, वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिस है ना, तो ऑस्ट्रेलिया किधर है, दक्षिण में। आप वर्ल्ड मैप बनाएंगे जैसे, तो यहाँ पर आपका उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर आपका दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर आपका अफ्रीका, इधर फिर आपका एशिया, और फिर इधर आपका यूरोप, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है ना। क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, यहाँ से मान लीजिए विषुवत रेखा गई है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में बट गए दो बराबर भागों में। तो जो दक्षिणी ध्रुव में क्या, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है, दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है। तो दक्षिणी ध्रुव को क्या कहा, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, और उत्तरी ध्रुव में क्या कहते हैं, तो अरोरा बोरियालिस कहते हैं, ठीक है। दोनों चीजें याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ज्वालामुखी क्या होती है, जब ये सूर्य से आती हैं, जब सूर्य से लगता है कि अभी ये ज्वालामुखी इतना तेज लपटें उठ रही हैं कि कहीं ये नीचे ना आ जाए ना, तो ये आ नहीं पाती है नीचे तक, तो ये क्या होती है, खसकती हैं, मतलब घिसती हैं, और घिसने से इनके क्या होती है, ज्वाला उठती रहती है। तो इन्हीं ज्वाला को क्या कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव में इन्हीं को अरोरा बोरियालिस कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव में इन्हीं को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। याद करने के लिए मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब आपको याद हो गई होगी चीज। देखिए अब आपका लास्ट है, मतलब आपकी ये जितनी 6 प्रकार की आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना तीन थी, मैंने 6 की 6 बता दी। लास्ट आपकी थी कोरोना, जिसे किरीट कहते हैं, हिंदी में किरीट कहते हैं और अंग्रेजी में इसी को कोरोना कहते हैं। देखिए ये रही आपकी कोरोना, ठीक है, यहां से शुरू हुआ और यहां पर मैं आपके पास खत्म। ये सबसे बाह्य संरचना है, सूर्य की सबसे बाह्य संरचना, ये सूर्य की सबसे बाहरी परत है। कौन सी है, सबसे बाहरी परत है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। देखिए इसीलिए मैंने इसको इस तरह का आपका मैप मतलब मानचित्र लाई हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सिर्फ इस तरह का कोरोना दिखाई देता है हमें, ठीक है ना, इस तरह का। तो इसी को क्या कह दिया जाता है, इसी को सूर्य का मुकुट कहते हैं। देखिए मैंने जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी उन पर मैंने पहले से मार्कर लगा रखा है, या आप कहें कि हेडलाइट कर रखा है कि ये आपको पढ़ना और जानना ही है। अब आप देखेंगे ये मानचित्र खोजने में इतना समय लगता है, इन सब चीजों को खोज कर फिर यहाँ सेट करने में बड़ा टाइम लगता है। तो इस वजह से भी आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। और कोरोना जरूर याद रखेंगे कि ये सूर्य की सबसे बाहरी परत है, वाह परत है, वाह मंडल है, ठीक है, कोरोना। अब बीमारी वाला कोरोना नहीं समझिएगा, बार बार मैं ये बात कह रही हूँ। तो इस तरह ये आपका सूर्य खत्म हुआ और क्रम से आपको अब कल सौर मंडल हम बताएंगे पूरी तरह के
तरीके से, और ये छोटे छोटे टॉपिक को लेकर पूरा कवर किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ सभी अपनों का ख्याल रखें, और खास करके उन अपनों का ख्याल जरूर रखें जो आपकी चाहत रखते हैं, आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं, आपको लाड दुलार प्यार देते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।